So the poem that we are going to study today is Warned, and it's been written by Sylvia Stults. So in this poem, the poet wants to convey the message that how time has changed and what is the impact of pollution in our lives. तो मेन थीम जो है पोएम का यही है कि पोल्यूशन किस तरीके से हम लोग का लाइफ को चेंज कर रहा है, जो जो चीज़ हमारे आसपास था उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से ये सारे चेंजेस के वजह से हमारा दिन पर दिन हम लोग अपना अंत की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड जो है अपना अंत की तरफ जा रहा है। तो ये जो है कंसर्न पोएट का था जो कि उसने इस पोएम में पोर्ट्रे किया। तो जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो हम लोग इसके स्टैंजा को फाइव स्टैंजाज जो हैं, इसके पांचों स्टैंजा को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। जो उसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है उसको हम लोग मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या मीनिंग है उस वर्ड्स का, और उसके बाद में हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट किसी भी पोएम या कोई भी स्टोरी अगर राइटर लिखता है तो उसके थ्रू वो हम तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो वो मैसेज भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और वो मैसेज सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो मैसेज हम लोग इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करेंगे अपना पर्सनल लाइफ में भी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। इट गोज़ लाइक, द sands of time have rendered fear, blue skies on high no longer clear, stars were bright whence they came, now dimmed, obscured, and pollution's haze। तो लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग क्या होता है और ओवरऑल साथ में क्या मीनिंग है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसका मीनिंग समझ लें। जैसे फर्स्ट लाइन में एक वर्ड है रेंडर्ड, उसका मतलब है ब्रॉट। रेंडर्ड कोई चीज़ को रेंडर्ड करना मतलब उसको लाना। वेंस का मीनिंग होता है वेन। ऑब्सकर्ड का मीनिंग होता है हिडन। और हेज का मतलब होता है फॉग मिक्सड विथ वाटर विच मेक्स विजिबिलिटी डिफ़िकल्ट। यानी कि स्मॉग, एक तरीके से स्मॉग जो फॉग और स्मोक का मिक्सचर होता है जिससे वजह से हम लोग को दिखाई नहीं देता आसपास का चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेज। ओके, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, मीनिंग जो है, एक्सप्लेनेशन नहीं बोलेंगे, जो लाइन का मीनिंग है वो हम बता रहे हैं, और ओवरऑल इस स्टैंजा के थ्रू पोएट क्या बताना चाहता है वो भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है? एज टाइम पासेज इट हैज़ ब्रॉट फियर। तो क्या ब्रॉट फियर कर रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब अभी जानने का ये है कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उससे साथ साथ डर बढ़ता जा रहा है। क्यों डर बढ़ रहा है? सेकेंड लाइन में क्या बताया जा रहा है? द ब्लूज आर नॉट वेरी क्लियर नाउ। स्काईज होगा, द स्काईज आर नॉट वेरी क्लियर नाउ। तो स्काई जो पहले बहुत क्लियर हुआ करता था अब वो क्लियर नहीं है। तो आसमान में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पहले के टाइम से, तो अभी जो होता है स्काई जो है उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि पोल्यूशन के कारण, स्मोक के कारण, बहुत सारा कारणों की वजह से अब क्या है, स्काई जो है हम लोग को उस अच्छा तरीके से नहीं दिखता जितना अच्छा तरीके से पोल्यूशन कम था जब तब दिखता था। थर्ड लाइन में बताया जा रहा है, स्टार्स वेयर ब्रॉट अर्लियर, दे ट्विंकल्ड एट अर्लियर टाइम्स। तो जो ब्राइट अर्लियर, तो स्काई स्टार्स जो थे वो पहले बहुत चमकते थे, अब जो है नहीं चमकते हैं पहले जैसे। द ब्राइट स्टार्स आर नाउ डिम। फोर्थ लाइन में बताया जा रहा है, द ब्राइट स्टार्स आर नाउ डिम एंड हिड बिहाइंड द कर्टेन ऑफ स्मॉग। तो मतलब क्या कि जो स्टार्स पहले बहुत ट्विंकल करते थे अब वो डिम हो गए हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, यानी स्पार्क जो ट्विंकल होते ट्विंकल नहीं करते हैं, वो अब जो है डिम हो गए हैं और स्मॉग के पीछे छुप गए हैं। तो इन 4 लाइंस के थ्रू पोएट हम लोग से क्या बताना चाह रहा है? पोएट हम लोग को बताना चाहता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो फियर है, डर है, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब जो है स्काईज भी क्लियर नहीं है जो कि पहले क्लियर हुआ करता था, और जो जिस तरीके से पहले स्टार्स बहुत ट्विंकल करते थे रात में वो आजकल ट्विंकल नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या, पोएट जो है वो 2 टाइम को कंपेयर कर रहा है, एक अर्लियर टाइम्स का जब पोल्यूशन कम हुआ करता था, और एक प्रेजेंट डे का जिसमें पोल्यूशन की वजह से चेंजेस आ गए हैं। जो स्काई पहले बहुत क्लियर और ब्लू दिखाई देता था अब वो स्काई जो है डल हो चुका है, ब्लैक हो गया है, स्मोक की वजह से हम लोग क्लियरली नहीं दिखाई देता। जो स्टार्स पहले ट्विंकल करते थे
जगमगाते थे रातों में, अब वो है दिखाई नहीं देता, डिम हो गया है। क्यों? क्योंकि फॉग जो है, स्मॉग जो है, पोल्यूशन जो है, वो एक कवर बना दिया है, जिसकी वजह से हम लोग तारा को जो है वो टिमटिमाते हुए नहीं देख सकते। तो इस स्टैंजा में एक कंसर्न है कि किस हिसाब से जो है टाइम चेंज हो रहा है क्विकली, और जिसके वजह से हम लोग का एनवायरनमेंट में किस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, जिसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा बहुत खराब होगा। तो इससे क्वेश्चंस क्या बनता है? सबसे पहला तो है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सैंड ऑफ टाइम। सैंड ऑफ टाइम जो है एक इडियम है। इडियम है मीन्स क्या? एक मुहावरा है। सैंड ऑफ टाइम, सैंड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि समय का पहिया, समय का चलने का तरीका। सो बाय सैंड ऑफ टाइम वी मीन्स द ईयर्स दैट हैव पास्ड बाय। जो ईयर्स जो है वो पास्ड बाय, उसको हम लोग बोलेंगे द सैंड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स दैट पोएट फियर्स। कौन सा 2 चीज है जिससे पोएट फियर कर रहा है, किससे डर लग रहा है उसको? सो द पोएट फियर्स दैट द ब्लू स्काइज आर नो लॉन्गर क्लियर, द स्टार्स which were bright have now become dim, hidden by the haze of pollution। तो 2 चीज जो पोएट का मन में डर जगा रहा है इस स्टैंजा में, वो ये है कि जो स्काई था वो जो क्लियर था वो अब क्लियर नहीं रहा, और जो स्टार्स था जो पहले जगमगाता था, टिमटिमाता था, अब वो नहीं टिमटिमा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से वो छुप गया है, डिम हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि वाई आर द स्टार्स क्लियरली सीन नाउ। जो स्टार्स है वो अब हम लोग क्लियरली क्यों नहीं देख सकते? तो स्टार्स आर डिम नाउ बिकॉज द हेज ऑफ पोल्यूशन हैव डिम्ड देम एंड इट्स नाउ हिडन। तो जो पोल्यूशन की वजह से जो एक स्मॉग का लेयर आ गया है हमारे और स्टार्स के बीच में, उसकी वजह से हम लोग स्टार्स को उतना अच्छा से नहीं देख पाते हैं, और वो ट्विंकल भी नहीं करता, और वो डिम रहता है। So this is what the poet wants to convey in the stanza 1. So now we quickly move on to the second stanza, that is, crystal clear our waters gleamed, fish abundance river streamed, ocean floors sandy white, now littered brown pollution's plight। तो इसमें भी सेम फर्स्ट स्टैंजा जैसा ही सेम कंसर्न है। फर्स्ट स्टैंजा में हम वो पोएट जो था उसको कंसर्न था स्काई का और स्टार्स का। सेकंड में जो है उसको कंसर्न है वाटर और ओशन, किस तरीके से उसको पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर चेंजेस आ रहा है और उससे क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, वो सारे चीज़ को सेकंड स्टैंजा में डिस्कस किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो फर्स्ट वाले सेकंड स्टैंजा में वो हैं। फर्स्ट है ग्लिम्ड। ग्लिम्ड का मतलब होता है शाइन करना, ब्राइटली शाइन करना। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो करना। लिटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डर्टी या अनटाइडी बनाना विथ रबिश। अगर हम लोग कचरा फैलाते हैं तो हम लोग लिटर करते हैं। नेक्स्ट होता है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट स्टेट। अगर तुम किसी प्लाइट में पड़ गए हो या किसी ने कहा कि वो प्लाइट में है, तो मतलब वो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। ओके, सो द फर्स्ट लाइन क्रिस्टल क्लियर आवर वाटर्स ग्लीम। तो ये उस टाइम का बात किया जा रहा है जब पोल्यूशन कम था। तो उस समय क्या था, वाटर्स जो था, ओशंस का, रिवर्स का, सबका पानी जो था बहुत क्रिस्टल क्लियर था, एकदम भी पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, और तुम्हारा जो पानी था वो बहुत क्रिस्टल क्लियर था। द वाटर इन द रिवर्स एंड द ओशंस वर क्रिस्टल क्लियर, सो देयर वाज नो डिफिकल्टी, देयर वाज नो पोल्यूशन, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट दैट टाइम। सो द वाटर शाइन ब्राइटली। तो जो पानी था वो चमकता था क्योंकि वो बहुत अच्छा से, मतलब एकदम क्लियर वाटर होता था उस समय में। इन द सेकेंड लाइन फिश अबंडेंट एंड रिवर स्ट्रीम्ड। सो फिश वर वेरी अबंडेंट। अगर वाटर क्रिस्टल क्लियर होगा तो ऑफकोर्स उसमें जो फिशेज होंगे वो लोग भी बहुत अच्छे से अपना लाइफ जिएंगे। तो फिश बहुत सारे थे पहले, और रिवर स्ट्रीम, रिवर जो फ्लो करते थे बहुत अच्छे से फ्लो करते थे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता था उससे फ्लो करने में। बट अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन से उसको क्रिएट करें तो हम लोग जानते हैं कि रिवर का वाटर जो होता है वो उतना क्लियर नहीं होता, बहुत पोल्यूशन की वजह से वो बहुत ख़राब हो चुका है उसका क्वालिटी, और फिशेज़ और एक्वाटिक लाइफ को भी बहुत डिफ़िकल्टी होता है। तो इस हिसाब से कंपैरिजन कर रहा है पोएट भी। नेक्स्ट थर्ड लाइन का मतलब क्या, ओशन फ्लोर सैंडी वाइट। तो पहले जो ओशन का फ्लोर था, मतलब पानी के नीचे पाया जाने वाला जो ज़मीन है,
वो भी बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत वाइट था, मतलब एकदम गंदगी नहीं था उसमें। बट उसमें अब क्या चेंज आ गया, नाउ लिटर्ड, ब्राउन एंड पोल्यूशन स्प्लाइट। तो पोल्यूशन के वजह से इतना प्रॉब्लम्स हो गया, इतना डिफिकल्ट स्टेट आ गया है कि अब जो वाइट जो सैंड का लेयर था, मतलब नीचे जो सरफेस था ओशन का, अब वो ब्राउन हो गया है फ्रॉम वाइट। तो वाइट का मतलब यहाँ पे सिग्निफाई करता है कि वो साफ था, और ब्राउन वो सिग्निफाई करता है कि अब वो गंदा हो गया है। और गंदा करने वाला कौन है, ह्यूमंस ही है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वाटर में वाटर बॉडीज में कुछ भी कचरा या कुछ भी सीवेज वाटर कुछ भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर का क्वालिटी जो है धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है। तो इस स्टैंजा के थ्रू पोएट यही बताना चाह रहा है हम लोग को कि किस तरीके से हम लोग वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो चारों लाइन का अगर हम लोग समरी करें तो यही है कि शुरुआत में जब हम लोग का वाटर पोल्यूटेड नहीं था, अगर मतलब अब से करीब 100-200 साल पहले जब पोल्यूशन का बहुत मात्रा कम था, तब जो था क्या, पानी का पानी चाहे वो रिवर हो, ओशन हो, बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर हुआ करता था। उसमें फिश या एक्वाटिक लाइफ बहुत होते थे, और रिवर भी बहुत अच्छा से फ्लो करता था विदाउट एनी हिंड्रेंस। नाउ ओशन फ्लोर जो था बहुत वाइड था, ओशन फ्लोर सैंडी वाइट था, मतलब ओशंस के नीचे जो सरफेस था उसमें भी कोई कचरा नहीं था, कोई भी तरीके का गंदगी नहीं था। बट अब क्या हो गया है, अब नाउ इट्स लिटर्ड, ब्राउन एंड विथ पोल्यूशन स्प्लाइट। तो पोल्यूशन की वजह से अब क्या है, वो हम लोग जो कचरा फेंकते हैं उसकी वजह से वो गंदा हो चुका है। तो यही पोर्ट्रे करना चाह रहा है पोएट इस सेकेंड स्टैंजा में। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, फर्स्ट हो सकता है व्हाट हैज़ हैपेंड टू द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ द ओशन। तो वाटर जो क्रिस्टल क्लियर था अब वो क्या हो गया है, ऑफ कोर्स वो ब्राउन हो चुका है और गंदा हो चुका है। तो इसका आंसर होगा द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ ओशन हैव टर्न्ड ब्राउन, दे आर नाउ बिकम डर्टी ड्यू टू पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जो आदमी ह्यूमन करता है उसके वजह से क्या हो गया, जो वाइट सरफेस था ओशंस के नीचे में अब वो ब्राउन हो चुका है, यानी गंदा हो चुका है, डर्टी हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ हैव द रिवर एंड ओशन वाटर चेंज्ड एंड वाई दे हैव चेंज। तो ओशन और रिवर का वाटर में क्या चेंजेस आया है और क्यों चेंज आया है। तो रिवर्स एंड ओशन वाटर यूज टू बी क्लिस्टर क्लियर एंड शोन ब्राइटली। तो जब रिवर और ओशन का जो वाटर जो था वो पहले क्लिस्टर क्लियर हुआ करता था और बहुत शाइन करता था। अब जो क्योंकि वाटर बहुत क्लियर क्रिस्टल मतलब बहुत साफ था, तो सन का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ता था जिसकी वजह से वो शाइन करता था। पर अब जो है पानी में बहुत सारे इम्प्योरिटीज आ गया जिसकी वजह से वो शाइन नहीं करता। फिशेज यूज टू बी इन प्लेंटी एज रिवर्स फ्लू। तो पहले फिशेस जो थे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे रिवर्स में, ओशंस में, क्योंकि ओशंस और रिवर्स का पानी जो था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा से फ्लो करता था, बहुत क्लियर था। तो इसके वजह से फिशेस भी बहुत अच्छे बहुत सारे पाए जाते थे और बहुत क्लियरली दिखाई भी देते थे, क्योंकि वाटर में गंदगी नहीं होता था, तो अब नीचे जो उसमें फिशेस हैं वो दिखाई देते थे। नेक्स्ट है ओशन फ्लोर्स यूज टू बी वाइट एंड क्लीन बट ड्यू टू पोल्यूशन इट हैज टर्न ब्राउन एंड ओशन फ्लोर्स हैव नाउ लिटर्ड। तो जो सरफेस ऑफ द ओशंस जो कि पहले वाइट हुआ करता था, बहुत साफ हुआ करता था, अब क्योंकि ह्यूमंस उसमें बहुत सारा रबिश और बहुत सारा गार्बेज गिराते हैं उसकी वजह से अब वो ब्राउन हो चुका है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है वो पोल्यूट कर चुके हैं ओशन फ्लोर को। तो इस स्टैंजा के थ्रू हम लोग को पोएट यही बताना चाह रहा है कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ को हम लोग ने पोल्यूट किया है। वाटर बॉडीज़ जिसमें रिवर्स हो गया, सी हो गया, ओशंस हो गया, ये सारे जो बेस मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर हुआ करते थे, अब जो है गंदगी से की वजह से ब्राउन और गार्बेज से भर चुके हैं। तो अब इसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए या किस हिसाब से हम लोग रोकेंगे, ये वाला चीज़ हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। Now we quickly move on to the third stanza. Trees towered high above, trunks barring professed love, birds chirping from sights unseen, gone paper, joint pollution steam. तो इस स्टैंजा में अब जो पोएट हम लोग को बताना चाह रहा है वो है ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग के लिए, क्योंकि ट्रीज़ वो है जो हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहा है पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन क्यों हो रहा है ट्रीज़ के वजह से, ट्रीज़ के जाने की वजह से, वो सारा चीज़ हम लोग इस स्टैंजा में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले जो इस स्टैंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो देख लीजिए। फर्स्ट जो लाइन है उसमें है एक वर्ड टावर्ड। टावर्ड का मतलब होता है रीच अप।
किसी चीज़ को रीच करना जो कि थोड़ा हम लोग से हाइट में ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं टावर्ड। तो टावर्ड बना है। टावर वर्ड से, टावर का मतलब क्या होता है, जो ऊंचा बिल्डिंग होता है, और टावर्ड मीन्स किसी ऊंचा चीज़ को रीच करना। द सेकेंड वर्ड इज़ बारिंग। बारिंग मतलब शो करना या एक्सपोज करना कोई चीज़ को। और थर्ड इज प्रोफेस्ड। प्रोफेस्ड का मतलब होता है ट्रू। प्रोफेस्ड का मतलब होता है ट्रू। सो प्रोफेस्ड लव मीन्स ट्रू लव। तो फर्स्ट लाइन में कि हम लोग को बताया गया ट्रीज टावर्ड हाई अबव, तो मतलब ट्रीज यूज टू बी स्काई हाई। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे और बहुत ऊंचा हुआ करते थे। सेकेंड, ट्रंक्स बीइंग बारिंग प्रोफेस्ड लव। जो ट्रंक्स है, ट्री का जो ट्रंक्स होता है, ट्रीज ऑफ द ट्रंक यूज टू पोर्ट्रे लव। तो ट्रीज जो ट्रीज का जो ट्रंक होता है वो जो है ट्रू लव को दिखाता था, एक्सपोज करता था। थर्ड इज बर्ड चर्पिंग फ्रॉम साइट्स अनसीन। हम लोग को द साउंड ऑफ द बर्ड्स चर्पिंग कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे। तो दूर दूर से बर्ड्स का आवाज़ सुनाई दिया करता था। गॉन, तो ये सारा चीज़ गॉन मतलब चला गया। क्या क्या चला गया? ट्रीज जो लंबे लंबे हुआ करते थे वो, ट्रंक जो लव दिखाते थे वो, और बर्ड्स जो चर्प करते थे वो चले गए, गॉन। पेपर ज्वाइंट पोल्यूशन चेंज। तो पेपर यहाँ पे सिर्फ पेपर को सिग्निफाई नहीं करता। पेपर जो है इस स्टैंजा में सिग्निफाई करता है ये तीनों के, ट्रीज बर्ड्स ये सब से जो था ये चीज़ जो है पेपर बनाने के लिए हम लोग हटा दिए, ट्रीज को काट दिए पेपर के बनाने के लिए, या पेपर या कोई भी जो प्रोडक्ट जो है तुम्हारा ट्रीज से बनता है उसके लिए हम लोग उसको ट्रीज को हटा दिए, जिसके वजह से ट्री भी चला गया, ट्री के साथ उसका ट्रंक भी चला गया, और जो उसमें बर्ड्स बैठते थे वो भी चले गए। सो उसकी वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन हुआ। अच्छा, अब इसमें पोएट हम लोग से क्या बताना चाहा? पोएट हम लोग को यही बताना चाह रहा है कि ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताया रीज़न हम कि ट्रीज से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेन में और टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी। तो ट्रीज जो है पहले यूज टू, जब पोल्यूशन नहीं हुआ करता था या बहुत पुराना ज़माना का टाइम होता था, तो ट्रीज बहुत लंबे लंबे होते थे। ट्रीज वर ऑफ ट्रिमेंडस हाइट, बहुत बड़े स्काई हाइट के होते थे। एंड ट्रंक्स बारिंग पोजेस लव। तो ये एक तरीके का हम लोग को मतलब ट्रीज जो है हम लोग को कार्बन ऑक्सीजन देता है, तो ट्रीज जो हम लोग को एक तरीके से लव दिखाता है हम लोग के तरफ में, तो वो चीज़ दिखाया गया है। तो इट्स काइंड ऑफ मतलब एक चीज़ से दूसरा चीज़ बताने का जो होता है वो चीज़ पोर्ट्रे किया गया हम लोग को। नेक्स्ट, बर्ड्स चर्पिंग फ्रॉम द साइट्स एंड सीन। तो बर्ड्स जो है हम लोग को चर्प करके अपना मधुर ध्वनि सुनाते थे, अपना स्वीट वॉइस से जो बात करते थे बर्ड्स लोग, वो हम लोग को सुनाई दिया पड़ता था। बट वो सारा चीज़ चला गया क्योंकि पोल्यूशन के पेपर बनाने के लिए हम लोग ने ट्रीज को काट दिया। सिर्फ पेपर ही नहीं, वुड और भी कोई दूसरे चीज़ों की वजह से हम लोग ने पेड़ों को काट दिया। घर बनाने के लिए जो है पेड़ों को काट दिया। उसके वजह से क्या हुआ? जो ट्री जो लंबे लंबे थे वो चले गए, जो ट्रंक्स, जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता था, जो प्रोडक्ट्स हम लोग को ट्रीज प्रोवाइड करता था, वो भी साथ में चले गए, और बर्ड्स जिसका घर हुआ करता था ट्रीज, वो भी चले गए। तो ये सारे चीज़ की वजह से पोल्यूशन हुआ, और पोल्यूशन की वजह से ये सारे चीज़ हम लोग से दूर हो गए, और इसका नुकसान हम ही लोग को सहना पड़ेगा। क्योंकि जब ट्रीज नहीं बचेंगे तो फिर ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाएगा, और जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीजन ऐसे ही बहुत डिप्लीट कर रहा है। तो ट्रीज का इंपॉर्टेंस इस स्टैंजा से हम लोग को पोएट बताया गया। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर वुड बर्ड्स चर्प फ्रॉम। बर्ड्स लोग कहाँ से चर्प करते थे? तो बर्ड्स लोग फार साइट्स अनसीन से करते थे। तो बर्ड्स वुड चर्प फ्रॉम द साइट्स अनसीन। सो व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स ट्रीज बारिंग अनप्रोफेस्ड लव? तो अनप्रोफेस्ड लव से मतलब हम लोग क्या समझते हैं? प्रोफेस लव से क्या समझते हैं? सो द पोएट मीन्स दैट द ट्रीज एक्सप्रेस ग्रेट लव फॉर अस बाय प्रोवाइडिंग अस विथ ऑल दैट वी नीड, फ्रॉम लाइक शेड फॉर रेस्ट, फ्रूट्स टू ईट एंड वुड टू बिल्ड आवर होम्स। तो ट्रीज हम लोग से बहुत ट्रू लव करता है, इसलिए क्योंकि वो हम लोग को बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेस्ट करने के लिए शेड प्रोवाइड करता है, खाने के लिए फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, और अगर घर बनाना है तो हम लोग को वुड भी प्रोवाइड करता है। पर वुड प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरा ट्री तोड़ देंगे। ट्रीज का कुछ पार्ट्स हम लोग काट सकते हैं घर बनाने के लिए, पर पूरा का पूरा ट्री हटा देना मतलब हम लोग अपना मदर नेचर को खराब कर रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइन्स. लास्ट टू लाइन्स मतलब क्या? बर्ड्स चर्पिंग फ्रॉम साइट्स एंड सीन, गॉन पेपर जॉइंट पोल्यूशन स्टीम. इसका मतलब क्या होगा? द पोएट सेज दैट द बर्ड्स हु यूज्ड टू चर्प ऑल अराउंड हैव नाउ डिसअपियर्ड. तो जब हम लोग शुरुआत में मतलब जब पोल्यूशन कम हुआ करता था तब हम लोग बर्ड्स का चर्पिंग भी बहुत ज़्यादा सुनाई दिया था. इसका प्रेजेंट लाइफ में एग्जांपल ये है कि अगर एग्जांपल देख सकते हैं कि स्पैरो एक बर्ड है जो कि पहले बहुत ज़्यादा पाया जाता था. अगर हम लोग कुछ 5-6 साल पहले का ही बात करें तो स्पैरोज बहुत सारे हुआ करते थे और जगह जगह पे दिखते थे. बट अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो स्पैरो हम लोग को दिखाई ही नहीं देता है और उसका चर्पिंग भी सुनाई नहीं देता है. तो पोएट भी इसी तरीके का मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्योंकि पोल्यूशन करके हम लोग ऐसा सिचुएशन बना रहे हैं कि बर्ड्स भी धीरे धीरे करके कम हुए जा रहे हैं. तो जो स्पैरोज जो बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जगह जगह पाए जाते थे, तो उसका चर्पिंग सुनाई दिया करता था. अब वो सब दिखाई ही नहीं देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन वी सी फ्रॉम रीडिंग दिस लाइन्स. ये सारा जो पोएम पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे हम लोग इस लाइन से हम लोग को क्या लग रहा है? व्हाट इज आवर ओपिनियन. तो इससे हम लोग लिख सकते हैं वी कैन सी अ क्लियर पिक्चर ऑफ ब्लैंकनेस एंड डिस्पेयर दैट कम्स टू आवर माइंड. तो इसको पढ़ के हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का ग्रिम सिचुएशन में हम लोग, डिस्पेयर वाला सिचुएशन में हम लोग हैं. One can neither see the lush green trees nor can hear the cheerful chirping of the birds. ना हम लोग के आसपास ट्रीज है आजकल जो कि हम लोग को बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता था, जैसे शेड और ऑक्सीजन. अब वो हमारे आसपास नहीं है और ना ही आसपास हम लोग के बर्ड्स का चर्पिंग सुनाई देता है जिससे हम लोग को खुशी मिलता था. तो ये सारा चीज़ अब आजकल हमारे आसपास नहीं दिखाई देता है. तो ये ही हम लोग का मैसेज है थर्ड स्टैंजा में. देखते हैं अब नेक्स्ट स्टैंजा. So फोर्थ स्टैंजा में बोला गया है one can't blame pollution alone, as they say you reap that you have sown. So let us plant a better seed, tear the old roots, cultivate weed. तो मतलब इसमें पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन करता कौन है? पोल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस के थ्रू ही होता है. तो अगर हम लोग को किसी को ब्लेम करना है तो वो हम लोग ही अपने आप को ही ब्लेम करना होगा और हम लोग को मेजर्स लेना होगा कुछ, जिसके वजह से कि जो हम लोग ने गड़बड़ कर दिया है पोल्यूशन कर करके, उसको किस तरीके से वापस ठीक किया जा सके. तो इसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो वो है ये वीड का मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स. जो अगर जैसे वीड एक टाइप का ऐसा प्लांट होता है जो कि प्लांट्स के साथ उग जाता है, साथ में इसका नीड नहीं होता है, वो वाला प्लांट, उसको बोलते हैं वीड. तो उसको हम लोग का नेसेसरी होता है कि उसको हटाएं, नहीं तो हम लोग का जो मेन प्लांट है उसमें भी प्रॉब्लम्स आता है. तो वीड को हटाना बहुत ज़रूरी है. सो इसमें लाइन वाइज पढ़ें. वन कांट ब्लेम द पोल्यूशन अलोन. तो इसका मीनिंग बहुत साफ है कि वी कांट ब्लेम द पोल्यूशन फॉर द सिचुएशन अलोन. तो अभी जो सिचुएशंस है प्रेजेंट में पोल्यूशन की वजह से जो वर्ल्ड का सिचुएशन हो गया है, उसके लिए हम लोग खाली पोल्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते. और भी चीज़ें हैं जिसको ब्लेम करना होगा, और वो चीज़ें क्या है? हम लोग को अपने आप को ब्लेम करना पड़ेगा. तो एज दे से यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. तो ये भी एक इडियम है, मुहावरा है कि जो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे. एज यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. तो जो तुम सो करोगे, जैसा सीड तुम सो करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा. तो अगर हम लोग ने पोल्यूशन किया है तो ऑफकोर्स हम लोग को पोल्यूशन का इफेक्ट्स भी सहना पड़ेगा. सो वी गेट व्हाट वी हैव सोन. दैट इज अ प्रोवर्ब. दिस इज अ प्रोवर्ब. ओके. सो थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है? सो लेट अस प्लांट अ बेटर सीड. तो अब जो गड़बड़ हम लोग कर चुके हैं पोल्यूशन कर करके या ऐसा चीज़ करके जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है, तो इट्स हाई टाइम नाउ दैट वी शैल रेक्टिफाई इट. वी शैल ब्रिंग अबाउट अ चेंज. तो चेंज कैसे लाएंगे? सो वी मस्ट प्लांट अ बेटर सीड. मतलब चेंज लाने का टाइम आ चुका है. टीयर आउट ओल्ड रूट. जो पुराना गलती हम लोग कर दिए हैं उसको हटाना है. कल्टीवेट मतलब अब नया चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना है. और वीड मतलब जो अनवांटेड चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको हटाना है. सो इसका मीनिंग क्या होगा? वी मस्ट रिमूव द ओल्ड रूट्स एंड स्टार्ट अ फ्रेश. वी मस्ट चेंज आवर वे ऑफ लिविंग. तो हम लोग जिस तरीके से अभी रह रहे हैं उसमें हम लोग को चेंजेस लाने होंगे ऑब्वियसली. कैसे? ऐसा काम हम लोग को करना पड़ेगा जिससे पोल्यूशन अब एटलीस्ट अभी तो कम हो जाए. क्योंकि अगर हम लोग सोचेंगे कि अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है. इट्स नेवर टू लेट. जब तक हम लोग जिंदा है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं.
तो हम लोग बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगा सकते हैं जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ऐसा कभी भी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज लाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। हम लोग को अपना पर्सनल लेवल में चेंज लाना चाहिए। अगर हम लोग सब लोग लाएं, सब लोग यही सोचेंगे तो अल्टीमेटली चेंज होगा ही। तो इस स्टैंजा से हम लोग को पोएट हम लोग को क्या बताना चाह रहा है, इस स्टैंजा के थ्रू पोएट हम लोग को बताना चाह रहा है कि किस तरीके से हम लोग ही जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन का। पोल्यूशन की वजह से जो भी चेंजेस आ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, हम ही लोग हैं। और अब हम लोग को क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो और हम लोग रेक्टिफाई कर सके सिचुएशन को। सो अब इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। फर्स्ट है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू प्लांट। तो हम लोग को क्या प्लांट करने बोल रहे हैं। द पोएट आस्क अस टू प्लांट अ बेटर सीड बाय टीयरिंग आउट ओल्ड रूट्स, वीडिंग एंड कल्टिवेटिंग प्रॉपर्ली। तो इसमें जो प्लांट करने बोला गया है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को जाके कुछ चेंज ये करना है, चेंजेस लाना है। हम लोग को मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग ये है कि हम लोग को न्यू हैबिट्स इनकलकेट करना है। न्यू हैबिट्स इनकलकेट करना है मतलब इस तरीके से कि पोल्यूशन किस तरीके से कम हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। तो बेटर सीड का मतलब ये है कि अब हम लोग को चेंजेस लाना पड़ेगा अपना लाइफस्टाइल में, जिससे हम लोग ये कर सकें, अपना जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकल सकें। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट एक्शन शुड वी टेक अप नाउ। तो कौन सा एक्शन हम लोग कर सकते हैं, वो है वी शुड यूज आवर रिसोर्सेज जुडिशियली before it is too late. We should plant a better seed by tearing out old roots. We should cultivate by removing all the weeds and hamper the growth of plants. तो हम लोग को प्लांट्स उगाना चाहिए। हम लोग के पास जो रिसोर्सेज है जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, उसको बहुत जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। हम लोग को उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग वाटर या ऐसा एमिनिटीज़ है जो कि रिन्यूएबल है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालांकि वाटर रिन्यूएबल है पर भी हम लोग उसको जब बहुत हाई स्केल में वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वी शुड नॉट पोल्यूट आवर वाटर बॉडीज, शुड नॉट कट ट्रीज एंड डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग को पोल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए वाटर बॉडीज़ में, कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। कोई भी अगर सीवेज वाटर या कुछ जा रहा है तो वो फिल्टर होके जाना चाहिए। प्लांट वाटर बॉडीज़ में कोई भी तरीके का गार्बेज नहीं फेंक जाना चाहिए। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए और पहले से जो ट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं उसको काटना नहीं चाहिए और वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो ये सारा चेंजेस जो है हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग अपना मदर अर्थ या मदर नेचर को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ डज द पोएट ब्रिंग अबाउट द ट्रूथ ट्रूथ ऑफ प्रोवर्ब यू रीप व्हाट यू सो। तो यू रीप व्हाट यू सो का मीनिंग यही होता है कि हम लोग वही पाते हैं जो हम लोग बोते हैं। मतलब जो प्लांट का सीड हम लोग पाएंगे हम लोग को वही मिलेगा। अगर मैंगो ट्री का सीड हम लोग बोएंगे तो हम लोग को एप्पल नहीं मिल सकता। तो हम लोग को उसी चीज़ का फल मिल रहा है जिसका हम जो एक्शंस हम लोग ने किया। अगर हम लोग ने पोल्यूशन फैलाया है तो हम लोग को पोल्यूशन का जो इफेक्ट्स है वो हम लोग को सहना ही पड़ेगा। तो द पोएट ब्रिंग्स अबाउट प्रोवर्ब यू रीप व्हाट यू सो by drawing a vivid picture of the environment that the way it stands today। तो environment का comparison करके हम लोग को दिखाया है पोएट ने कि किस तरीके से हम लोग ने अपना जो मदर अर्थ ने हम लोग को दिया था उसको हम लोग ने बिगाड़ा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स आर largely responsible for increasing pollution that has affected clear skies and डिम्ड द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स। तो कि क्या कौन सा हम लोग एक्टिविटीज़ किए जिसके वजह से जो है स्काइज जो है क्लियर नहीं है और स्टार्स का जो है स्टार्स जो है ट्विंकल नहीं करता है, डिम हो गया है। तो वो सारा चीज़ क्या क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का इंक्रीज, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहा है उसके वजह से, और अर्बन लाइफस्टाइल, ये तीनों के वजह से हम लोग का जो है चेंजेस आ रहा है। ओशंस फ्लोर जो है अब लिटर हो गया, लिटर्ड एंड टर्न ब्राउन। जो ओशंस में जो पानी सरफेस है वो अब धीरे धीरे करके गंदा हो रहा है। बर्ड्स डू नॉट चर्प एनी मोर एंड हैव नाउ वैनिश। जो बर्ड्स है वो अब धीरे धीरे करके गायब हो जा रहे हैं। ट्रीज आर नाउ कट टू मीट आवर डिमांड्स, पेपर या वुड या घर बनाने की वजह से हम लोग ट्रीज को पूरा काट ले रहे हैं। वी हैव नॉट वैल्यूड व्हाट हैज़ बीन बेस्टोर्ड बाय आवर नेचर। तो नेचर ने जो हम लोग को प्रोवाइड किया है हम लोग को उसका कदर नहीं है, इसके वजह से हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं।
सो लास्ट स्टैंजा में क्या बोला जा रहा है? प्रोटेक्ट व्हाट हैज़ बीन गिवन फॉर फ्री, आवर वाटर्स, स्काईज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज, फॉर वंस दे आर गॉन डोंट यू से कंसिडर योर सेल्फ वॉर्न्ड ऑफ द फेटल डे। तो इस वाले स्टैंजा में पोएट हम लोग को बता रहा है कि किस हिसाब से हम लोग को जो चीज़ जो है नेचर ने प्रोवाइड किया उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो चला जाएगा तो हम लोग रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो जब दिन आएगा जिस दिन हमारे पास हमारा बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं बचेगा, तो वो दिन में हम लोग सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं कि हम लोग ही जो है पोल्यूशन किए, हम लोग ही हैं जो ध्यान नहीं दिए चीज़ों पर, और इसके अलावा और कोई नहीं होगा जिसको हम लोग ब्लेम कर सकते हैं। और इसमें इस स्टैंजा में जो एकमात्र डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है फेटल। फेटल का मतलब होता है डेडली। अच्छा, अब हर एक लाइन का मीनिंग, प्रोटेक्ट व्हाट हैज़ बीन गिवन फॉर फ्री। तो फ्री में हम लोग को नेचर ने बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड किया है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि ट्रीज़ हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग को फ्री में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका हम लोग को कदर करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट दैट व्हाट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अस फॉर फ्री। आवर वाटर, स्काईज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज। तो ये सारे चीज़ जो है जो हम लोग को नेचर ने प्रोवाइड करके दिया है फॉर फ्री। क्या क्या चीज़? वाटर, स्काई, वाइल्ड लाइफ और ट्रीज। तो इसमें हम लोग को कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं करना चाहिए इन सब चारों के साथ में, या और भी जो सब चीज़ हम लोग को नेचर ने प्रोवाइड किया है जिससे कि बैलेंस जो है अर्थ का वो बिगड़ जाए। नेक्स्ट है फॉर वंस दे आर गॉन डोंट यू से। तो अगर ये चारों चीज़ अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं और कोई नहीं बचेगा। फॉर वंस ऑल द नेचर्स गिफ्ट आर गॉन वी मस्ट नॉट कंप्लेन एज वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इसका ख़त्म हो जाने की वजह से, अगर ख़त्म हो जाएगा तो यही चीज़ पोएट भी हम लोग को बताना चाह रहा है। कंसिडर योर सेल्फ वॉन्ड ऑफ दैट फेटल डे। तो इस पोएम का लास्ट लाइन में हम लोग को पोएम का जो नाम है वो आ गया, वॉन्ड। तो वॉन्ड वर्ड इसमें इसीलिए आया है क्योंकि थ्रू आउट द पोएम पोएट हम लोग को वॉन्ड करना चाह रहा है कि अभी हम लोग का सिचुएशन बहुत ख़राब है, और अगर हम लोग अभी हम लोग नहीं सुधरे तो हम लोग आगे जो सिचुएशन आएगा बहुत फेटल होगा, डेडली होगा आगे का सिचुएशन। तो अगर इसको ही हम लोग रिलेट क्यों ना करें अभी के हिसाब से, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल को डिप्लीट किए हैं अपना एयर में। इसी की वजह से देखिए आज हम लोग का चाहे कितना भी बीमारी हो या कुछ भी हो, कोई भी टाइप का बीमारी हो, अगर हम लोग का एयर में ऑक्सीजन अच्छा मात्रा में रहता तो हम लोग का सिचुएशन इतना ख़राब नहीं होता जितना अभी ख़राब है कोरोना वायरस का टाइम में। कि अगर ऑक्सीजन का कितना दिक्कत हो रहा है, देखो कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं पे ब्लैक मार्केट से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, कहीं पे ख़त्म हो गया है ऑक्सीजन, आदमी ले नहीं पा रहा है उसकी वजह से मर जा रहा है। तो पहले जब हम लोग को बोला जाता था कि पानी फ्री है, फिर हम लोग देखे कि चलो पानी का भी दाम देना पड़ रहा है अब हम लोग को, जब हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर लेना पड़ता है उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है। अब धीरे धीरे देखो सांस जो हम लोग लेना चाहते हैं वो भी हम लोग को फ्री में नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए भी हम लोग को पैसा दे के लेना पड़ेगा। तो सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, बट इससे भी ज़्यादा और ख़राब ना हो इसके लिए अगर हम लोग को चेंजेस लाना है तो वो हम ही लोग ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। तो यही सारे चीज़ पोएट हम लोग को बताना चाहता है। तो इस पोएम के इस पूरे स्टैंजा में हम लोग को क्या बताया गया कि जो भी चीज़ हम लोग को फ्री में नेचर प्रोवाइड किया है, जैसे कि वाटर हो गया, स्काई हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया या ट्री हो गया, इन सबको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हम लोग को इसको और बिगाड़ना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को अपना लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। हम लोग जब लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे तभी हम लोग इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक कभी ये सारा चीज़ चला जाएगा तो हम लोग किसी को सामने बोलने लायक बचेंगे भी नहीं, और इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम ही लोग का ही होगा, ह्यूमंस का ही होगा और कोई का नहीं होगा। और हम लोग को इस पोएम को को एक तरीके का वार्निंग लेना चाहिए। इससे हम लोग को वार्निंग मिल रहा है कि हम लोग का सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है और हम लोग किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि चेंज हो। तो इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? फर्स्ट है द पोएट इम्प्लाइज दैट वी डू नॉट रेस्पेक्ट आवर नेचर्स गिफ्ट। तो नेचर जो हम लोग को प्रोवाइड करता है उसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, ये पोएट बोला है। डू यू एग्री? तो इसमें हम अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स लोग का अलग अलग
ओपिनियन आ सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आई एग्री विद द पोएट। जो पोएट बोलना चाहता है वो बहुत सही बोल रहा है। तो आई एग्री विद द पोएट दैट वी डू नॉट रेस्पेक्ट आवर नेचर्स गिफ्ट, क्योंकि हम लोग जो नेचर हम लोग को प्रोवाइड किया है उसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? व्हाट द नेचर हैज प्रोवाइडेड अस इन अबेंडेंस वी डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। जो नेचर हम लोग को बहुत अबेंडेंस में, मतलब बहुत भर भर के दिया है, उस चीज़ को भी हम लोग, उसी चीज़ को हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली। जो हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज मिला है, पेट्रोलियम, कोल, ये सारा चीज़ को हम लोग ठीक से वो नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस डिप्लीशन। तो जो भी उसको हम लोग वेस्ट करते हैं, इसी की वजह से एक ऐसा टाइम आ रहा है, बहुत नियर फ्यूचर में ही आ रहा है, जिसमें हमारा सारा नेचुरल रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और वी विल बी टुवर्ड्स आवर एंड। वर्ल्ड का एंड के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा गया कि इस पर्टिकुलर स्टैंजा में फ्री किसको बोला गया? व्हाट इज फ्री? सो व्हाट इज फ्री? तो फ्री में हम लोग को क्या मिला है? द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, ये सारा चीज जो है फ्री है, फ्री का है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फेटल डे? फेटल डे जो लास्ट लाइन में बताया गया है, उसका मीनिंग क्या है? बाय फेटल डे poet means that the day will come when we will be deprived of all the resources that our nature has provided. जो नेचर ने हम लोग को प्रोवाइड किया है, वो एक ऐसा दिन आएगा, डेडली डे, जिस दिन वो सारा जो हम लोग के पास एमिनिटीज़ है, रिसोर्सेज है, वो सब खत्म हो जाएगा और हम लोग मतलब हम लोग का सिचुएशन एकदम, क्या बोलेंगे, हम लोग हेल्पलेस बन जाएंगे। कुछ अगर हम लोग के पास, सपोज एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ हम लोग के पास, हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है साफ, हम लोग के पास एयर के लिए मतलब ये ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं है, हम लोग के पास आसमान में देखेंगे तो हमेशा हम लोग को कालापन दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, दिन का उजाला होएगा ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें स्मोक पूरा भर जाएगा, हम लोगों तक सनलाइट को भी नहीं पहुंचने देगा। तो वो ऐसा सिचुएशन अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तो हम लोग को ऐसे ही डर लगेगा, क्योंकि एक ऐसा टाइम अगर आया तो हम लोग, वो ऐसा टाइम जिस दिन ये बेसिक इम्यूनिटीज हमारे पास नहीं रहेगा, तो उसी को फेटल डे बताया गया है पोएट के थ्रू। ओके, सो डू यू थिंक द पोएट इज अननेसेसरीली एंशियस? तो आपको क्या लगता है कि पोएट जो है चिंता में है, वो अननेसेसरी है? अगर अननेसेसरी है तो क्यों? अगर नेसेसरी है तो क्यों? तो मेरे हिसाब से जो ये है कि पोएट जो है वो बहुत सही है। अगर वो चिंता कर रहा है तो वो सही कर रहा है। आई डोंट थिंक द पोएट इज बीइंग अननेसेसरीली एंशियस बिकॉज आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर डिमिनिशिंग एट अ अलार्मिंग रेट। जो हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है एंड इट इज प्रॉपर स्टेप्स आर नॉट टेकन इमीडिएटली, देन देयर विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अगर हम लोग स्टेप्स नहीं लेंगे अच्छा सही तरीका से, तो वो जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है तो यही है, इस स्टैंजा में तो यही लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि टोन ऑफ द पोएम को जब लिखा गया है तो कौन से टोन में लिखा गया है। तो पोएम जो थ्रू आउट द पोएम हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें हम लोग का ग्रिम सिचुएशन के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से बुरा हालत में है अर्थ। तो ये सैड टोन में लिखा गया, तो सैड टोन मीन्स मेलानकॉलिक टोन में लिखा गया ये पोएम। Poet is sad to see the grim situation of the world and carelessness shown by the human towards the degrading state of the nature। क्योंकि जो ह्यूमन्स है बहुत इग्नोरेंट है जो स्टेट है उसके प्रति में, जिस तरीके का सिचुएशन है उस पर ध्यान ही नहीं देता कोई। तो ये देख के जो पोएट है बहुत सैड है, देख के ये सिचुएशन कि आदमी कितना केयरलेस है, ह्यूमन्स आर सो केयरलेस। ये देख के जो पोएट है वो बहुत सैड है। She compares the present dull situation with past and with good days। जो अभी का डेज है उसको वो पुराने दिनों से रिलेट करती है कि किस तरीके का दिन पहले हुआ करता था और अभी किस तरीके का दिन आ गया है। She appeals the fellow humans to understand the situation and act fast before it's too late। तो पोएट ने इस पोएम के थ्रू हमसे यही बताया गया है कि हम लोग को समझना चाहिए कि सिचुएशन कितना ख़राब हो चुका है और किस तरीके से हम लोग उसको चेंज ला सकते हैं। तो यही है टोन ऑफ द पोएम और एक टाइप का मैसेज ऑफ द पोएम। सो थीम क्या है पोएम का? द पोएट पोर्ट्रेज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट एंड नेचर। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड टू टाइमलाइंस, वन व्हेन द अर्थ वाज नॉट पोल्यूटेड एंड वन ऑफ द टाइम दैट इज इन द प्रेजेंट। अर्लियर natural resources were untouched and pure
एंड नाउ दे आर गेटिंग डिग्रेडेड एंड लेफ्ट पोल्यूटेड। तो पोयम जो है, पोयम का थीम क्या है, थीम ऑफ द पोयम मतलब क्या, पोयम क्या सोच के लिखा गया। तो पोयम हम लोग को क्या बता रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है पोल्यूशन का, पोल्यूशन की वजह से क्या क्या नेगेटिव चीज़ हो रहा है हम लोग का वर्ल्ड में, वो चीज़ बताया गया। और दो टाइमलाइन को कंपेयर किया गया। दो टाइमलाइन का कंपैरिजन मतलब क्या, एक तरफ में हम लोग को वो टाइम का बात बताया गया जब पोल्यूशन नहीं हुआ करता था और जब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत एबंडेंट था, और एक साइड में हम लोग को प्रेजेंट डे बताया गया है कि जब जो रिसोर्सेज है ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, और किस तरीके से पोल्यूशन अभी रेलेवेंट है। तो ये बताया गया हम लोग को। अब है मैसेज ऑफ द पोएम, हम लोग को क्या मैसेज पोर्ट्रे कर रहा है पोएम से। पोएट शोज ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन का, वो हम लोग को इस पोएम में बताया गया है। By comparing today's polluted world with earlier times, poet shows how beautiful Earth was in earlier times. तो अभी का कंपैरिजन पहले का टाइम से किया जा रहा है जब पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, और बताया जा रहा है कि जब पोल्यूशन नहीं हुआ करता था तो लाइफ वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल था। तो उससे हम लोग को मॉरल दिया जा रहा है कि किस हिसाब से हम लोग वो टाइम वापस ले आए जब पोल्यूशन हो ही ना। जब पोल्यूशन नहीं होगा तो अर्थ जो इतना ब्यूटीफुल अभी है उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हो जाएगा। So poet says that it is never too late because we can still protect our wildlife, trees, waters and skies. तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग बहुत सारा चीज़ को ख़राब कर चुके हैं अपना नेचर का, बट अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वी कैन रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स नाउ ऑल्सो, इट्स नॉट टू लेट। वी मस्ट एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट टू रिग्रेट आवर नेगेटिव एक्शंस। तो हम लोग एक्शंस में रिग्रेट करें, उससे अच्छा है कि हम लोग अभी ही स्टॉप कर दें, हम लोग अभी ही जल्दी से एक्ट करें और हम अपने चेंज लाएं। अच्छा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस पोएम क्या कि इसका जो पोएट है वो 2000 ईयर में डेड हो गया है। मीन्स सिल्विया स्टल्ट्ज जो है, शी डाइड इन 2000। So of course she must have written this poem earlier, before 2000 ईयर के पहले लिखा गया है। तो अगर ये सिचुएशन 2000 ईयर में इतना ख़राब था तो नाउ वी आर इन 2021। सो व्हाट, कितना लेवल में ख़राब हो चुका है, ये बात हम लोग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी स्टिल अभी हम लोग चाहें तो सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसके लिए मतलब सिलेबस में ये है हम लोग का इंग्लिश लिटरेचर का ऑफ कोर्स, बट इससे जो मैसेज है ये चीज़ को हम लोग को अपना रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पोल्यूशन इसी रेट में, अलार्मिंग रेट में बढ़ता गया तो फ्यूचर जो है बहुत डल हो जाएगा, सभी का, फ्यूचर जनरेशन्स का भी, हमारा खुद का भी। और हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग बाद वाला जनरेशन के बारे में क्यों सोचें, हम लोग अपना लाइफ अच्छे से जिएंगे, तो वो चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि सिचुएशन अभी इतना ख़राब हो चुका है कि अगर अभी हम लोग नहीं सुधरे तो हमारा ही मतलब 10-20 साल के बाद ही हम लोग देखेंगे कि ये फेटल डे जो पोएम में बोला गया है वो आ जाएगा विदिन 20 to 30 ईयर्स। और 20 to 30 ईयर्स तो सभी सोच एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग अभी रहेंगे। और इसका प्राइम एग्जांपल हम बताएं हैं कि ये कोरोना वायरस का सिचुएशन में किस हिसाब से ऑक्सीजन का जो नीड है वो पोर्ट्रे करता है कि कितना किस सिचुएशन में हम लोग आ चुके हैं इस वर्ल्ड में। तो अभी भी हम लोग के पास टाइम है कि हम लोग एक्ट करें और मदर नेचर को, मदर अर्थ को बचाएं। जो मेजर्स हम लोग को बताया गया पोएम के थ्रू, वो सारा चीज़ को हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को वाटर, वाइल्ड लाइफ, स्काई, ये सब ट्रीज, ये सब को प्रोटेक्ट करना चाहिए और नए ट्रीज उगाने चाहिए, जिससे कि जो बैलेंस बिगाड़ दिए हम ही लोग, ह्यूमंस लोग, वो सुधार सके। यही मैसेज, और ये सारा क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस कर लिए हम लोग। अगर इसमें फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होता है तो पूछ सकता है आप लोग।